तो मैं यहाँ पर उम्मीद करता हूँ कि आपको सी प्लस प्लस का स्ट्रक्चर यहाँ पर समझ आया होगा, और इसके साथ साथ यहाँ पर जो मैंने आपको जो सी प्लस प्लस का कोड एडिटर है वो भी आपके लिए मैंने इंस्टॉल किया है, और इसके बाद मैंने आपके लिए प्रोग्राम भी रन किया है। तो आज हम देखेंगे यहाँ पर प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होने वाला है। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इंक्लूड हैश डिफाइन, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो आइए यहाँ पर हम स्टार्ट कर देते हैं। अ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव ऑफ स्पेशल स्टेटमेंट विच आर एग्जीक्यूट बिफोर द कंपाइलेशन प्रोसेस। यहाँ पर जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है एक मजमुआ है। कलेक्शन का क्या मतलब है? मजमुआ ऑफ स्पेशल स्टेटमेंट, कुछ बयान यानी कुछ अल्फाज। यहाँ पर आप इंग्लिश की तरफ ना जाए, उसकी मीनिंग की तरफ ना जाए। यहाँ पर स्पेशल स्टेटमेंट का मतलब है यहाँ पर कुछ अल्फाज विच आर एग्जीक्यूट, जो कि एग्जीक्यूट होते हैं। एग्जीक्यूशन का मतलब अभी आपको समझ आया होगा, अगर नहीं आया है तो 2-4 मिनट के बाद अभी आपको समझ आ जाएगा जब प्रैक्टिकल प्रोग्राम में आपके लिए करूँगा। बिफोर द कंपाइलेशन प्रोसेस, कंपाइलेशन प्रोसेस से पहले ये जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है ये क्या होते हैं? एग्जीक्यूट हो जाते हैं। ऑलमोस्ट एवरी सी प्लस प्लस प्रोग्राम कंटेन अ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। जितने भी सी प्लस प्लस के प्रोग्राम ये मुश्तमिल होते हैं, कंटेन का क्या मतलब है? मुश्तमिल होते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या है? हैश इंक्लूड, ये इसकी बात कर रहा है। द हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, ये जो हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है यहाँ पर डायरेक्टिव इज कॉमनली यूज to insert a header file with extension .h। ये आम तौर पर commonly यूज का मतलब क्या है? आम तौर पर हेडर फाइल में extension .h, ये extension .h के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये क्या मतलब है इसका? यहाँ पर ये जो हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है ये किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है? इंसर्ट यानी दाखिल करना एक्सटेंशन .h के लिए। तो अभी आपको समझ आया होगा जो हम आम तौर पर जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इस्तेमाल करते हैं ये किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है कि हम अपने हेडर फाइल में एक्सटेंशन .h को यहाँ पर ऐड करें। ये जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है ये इसलिए इस्तेमाल किया जाता है जो हमारा यहाँ पर हेडर फाइल है इसमें ये जो .h है इसको यहाँ पर हम ऐड करें। अच्छा आगे देखिए, दीज हेडर फाइल आर ऑलरेडी स्टोर्ड इन कंप्यूटर इन इंक्लूड डायरेक्टिव। ये जो हेडर फाइल है पहले से स्टोर है इस चीज में, कंप्यूटर में, इन इंक्लूड डायरेक्टिव। ये है यहाँ पर इंक्लूड डायरेक्टिव, ये इसकी बात यहाँ पर कर रहा है। एंड हैश इंक्लूड conio.h, जो conio.h है उसमें भी। अच्छा, तो हैश इंक्लूड iostream इज यूज्ड फॉर सी प्लस प्लस ऑब्जेक्ट सी आउट। ये जो यहाँ पर iostream है ये किस चीज़ के लिए यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है? ताकि सी प्लस प्लस के अंदर सी आउट ऑब्जेक्ट को यहाँ पर ऐड करे। iostream किस चीज़ के लिए यहाँ पर काम करता है? सी आउट के लिए, ताकि हम कुछ प्रिंट करें अपने स्क्रीन पर, जो पहले प्रोग्राम के अंदर हमने स्ट्रक्चर प्रोग्राम के अंदर हमने देखा था। एंड इंक्लूड conio.h, और ये conio.h किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है? फॉर बिल्ट इन फंक्शन, बिल्ट इन फंक्शन गेट सी एच के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये बिल्ट इन फंक्शन और यूज़र डिफाइन फंक्शन अभी आपको कुछ टाइम बाद समझ आ जाएगा, लेकिन अभी आप ये समझे जो बिल्ट इन फंक्शन है ये जो सी प्लस प्लस बियॉन्ड स्टोरटफ ने यहाँ पर बनाया था, तो उसने यहाँ पर बिल्ट इन फंक्शन पहले से कुछ फंक्शन यहाँ पर क्रिएट किए थे ताकि आपके यूज़र है उसको इस्तेमाल करे, उसको आसानी हो। और यूज़र डिफाइन फंक्शन वो फंक्शन है कि यूज़र खुद बनाए, जो नीड उसको हो उसके मुताबिक वो अपने लिए फंक्शन बनाएगा। बिल्ट इन फंक्शन गेट सी एच के लिए
इस्तेमाल किया जाता है। तो आगे हम देखते हैं इन सी प्लस प्लस के अंदर द अदर कॉमन यूज प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, जो और प्री आम इस्तेमाल किए जाते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इज हैश डिफाइन। क्या है? हैश डिफाइन है, विच इज यूज टू डिफाइन symbolic constant its general syntax for। symbolic constant क्या है अभी आपको समझ आ जाएगा। symbolic constant, ये देखें हम यहाँ पर चैट जीपीटी से पूछ रहे हैं। वाओ, उन्होंने यहाँ पर अपना काम कर दिया है। तो आप यहाँ पर देखें हैश डिफाइन पाई। एक मिनट, अभी आपके लिए मैं लिख लेता हूँ पाई, तो अभी आपको क्लियर हो जाएगा। इमेजेस के अंदर आए ये वाला आप देख सकते हैं पाई की सिंबल। अगर हम ये सिंबल पाई की सिंबल अगर हम C++ के अंदर यूज करें तो ये इस तरह नहीं किया जाता। तो इसके लिए यहाँ पर जो सिंबल है हम तो वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इसलिए यहाँ पर C++ ने या जो पाई की वैल्यू है उसने यहाँ पर पहले से हमारे लिए ये पाई की वैल्यू रखी गई है। तो हम ये जो पाई की वैल्यू है इसको यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम जो पाई की आइकन्स है, ये जो साइन है, हम यहाँ पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसकी जगह हम यहाँ पर जो सिंबॉलिक कांस्टेंट है वो हम यहाँ पर यूज करेंगे। ओके, समझ आ गए आपको? इट्स जनरल सिंटैक्स जो है ना, यहाँ पर आप देखें हैश डिफाइन आइडेंटिफायर वैल्यू, इसको आइडेंटिफायर वैल्यू भी कह सकते हैं। यानी इसकी ये जो आइडेंटिफायर वैल्यू ये है जो हम इसकी पहचान कर सकते। आइडेंटिफायर वैल्यू का मतलब है जो हम इसकी पहचान कर सकते। हैश डिफाइन हम उसको डिफाइन कर देंगे। आइडेंटिफायर वैल्यू क्या है? यानी पाई की जो ये वैल्यू है तो आप उसको आइडेंटिफायर वैल्यू कह सकते हैं। और न्यू लाइन यहाँ पर उसको भी आइडेंटिफायर कह सकते हैं। तो आगे जाए, दिस डिफाइन 2 न्यू कांस्टेंट। ये यहाँ पर 2 न्यू कांस्टेंट यहाँ पर डिफाइन कर रहा है, हमें बता रहा है। नंबर 1 पाई एंड न्यू लाइन, ऑल्स दे आर डिफाइन। एक बार हम उसको डिफाइन करें, दे कैन बी यूज्ड। ये क्या करता है? दे कैन बी यूज्ड इन द रीसेट ऑफ द प्रोग्राम। तो ये दोबारा प्रोग्राम को तरतीब देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एज इफ दे वर एनी अदर रेगुलर कांस्टेंट, या इसमें कोई और रेगुलर कांस्टेंट हो तो इसके लिए हम तरतीब देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कोई और कांस्टेंट वगैरह यहाँ पर कोई वैल्यू यहाँ पर यूज की गई होती है तो हम यहाँ पर उस प्रोग्राम को तरतीब देने के लिए ये इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो प्रैक्टिकल प्रोग्राम है उसको मैं यहाँ पर आपके लिए जो कोड एडिटर है उसमें रन करके यहाँ पर आपको बताऊंगा। अच्छा जी, तो हम यहाँ पर पहले क्या लिखेंगे? हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम। तो हमने ये हेडर फाइल यहाँ पर क्रिएट कर दिया है। इस प्रोग्राम के अंदर आपको 3-4 चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, अभी आप यहाँ पर वेट कर। इसके बाद हैश इंक्लूड conio.h। इसके बाद यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? डिफाइन करेंगे पाई की वैल्यू 3.14159। यहाँ पर हमने इसकी वैल्यू डिफाइन कर दी। उसने क्या कहा था कि इसके लिए हमें सेमीकोलन लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम क्या करेंगे? हैश डिफाइन यहाँ पर न्यू लाइन, यहाँ पर न्यू लाइन हमने कर दी है। इसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे? इंट main मेन एंट्री पॉइंट को हम यहाँ पर लिखेंगे और इसके बाद हम यहाँ पर एक वेरिएबल यहाँ पर क्रिएट करेंगे जिसका नाम क्या होगा? r होगा। तो आप यहाँ पर सोचे, तो हम पहले लिख लेते हैं, फिर आपको यहाँ पर मैं समझा देता हूँ। $r = 5.0 ये इसकी वैल्यू है। क्या है? यहाँ पर इसकी वैल्यू है। तो मैं यहाँ पर आपको
एक जो रेडियस का फार्मूला है यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ RADIUS, रेडियस ऑफ ए सर्कल। तो हम यहाँ पर ये वाला सर्च करते हैं, अगर आ गया तो फिर ठीक है, वरना कुछ और ट्राई करेंगे। यहाँ पर मैं बेसिकली आपको समझाने की भरपूर कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर आप देखें तो हम यहाँ पर कर देते हैं रेडियस फार्मूला ऑफ अ सर्कल। हम यहाँ पर फार्मूला को भी ऐड यहाँ पर करते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा ये एक ये वाला यहाँ पर आ चुका है। तो यहाँ पर आप देखें ये है एरिया, इसके बाद यहाँ पर पाई, ये क्या है, एरिया है, इसके बाद पाई है, इसके बाद हमने उसको ज़रब किया। ये मैथ्स के ज़रिए हुआ है, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये क्या है, रेडियस। यहाँ पर रेडियस के ऊपर क्या है, पावर 2। तो हम यहाँ पर ये जो एरिया है, सर्कल का एरिया यहाँ पर C++ के अंदर यहाँ पर करने वाले हैं, लेकिन हम यहाँ पर पाई की वैल्यू यहाँ पर नहीं लिख सकते। इसके लिए हम यहाँ पर पाई की जो वैल्यू है 3.14159 ये यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर रेडियस की पावर क्या है, यहाँ पर 2 है। तो हम इसको लिखने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट कर दिया है डबल, जिसका नेम है R, और इसकी वैल्यू क्या है, सर्कल की वैल्यू 5.0 है। इसके बाद यहाँ पर आपको ये प्रोग्राम अगर समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमने ये डेटा टाइप्स वेरिएबल नहीं यहाँ पर आपको समझा है, क्योंकि यहाँ पर ये आगे आने वाले हैं। यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसको नीचे लेकर आ देता हूँ। यहाँ पर ChatGPT से मैं पूछ लेता हूँ डेटा टाइप्स इन CPP। तो आप यहाँ पर देखिए ये डेटा टाइप्स यहाँ पर क्रिएट कर रहा है। तो मैं यहाँ पर इसको स्टॉप कर देता हूँ, क्योंकि हमारा काम यहाँ पर हो चुका है। तो आप यहाँ पर देखें हमने डबल, यहाँ पर फ्लोट का क्या मतलब है, फ्लोट का मतलब है कि आप पॉइंट में 3.5, 5.0 इस किस्म की वैल्यू आप लिख सकते हैं। लेकिन डबल का क्या मतलब है, डबल प्रिसीजन यहाँ पर ले रहा है। हम आगे यहाँ पर जब ये टॉपिक आएगा तो इसके बारे में हम बात कर रहे होंगे सब कुछ। लेकिन अभी आपको ये समझ आया होगा कि ये यहाँ पर जो हमने डेटा टाइप किया है, ये यहाँ पर डेटा टाइप, तो हमने इसको यहाँ पर यूज़ किया है। तो हम यहाँ पर आगे जाते हैं और देखते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम लिख लेते हैं यहाँ पर डबल, इसके बाद यहाँ पर सर्कल, क्योंकि हमने यहाँ पर सर्कल की जो रेडियस है उसको मालूम करना है। इसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम 2 लिखेंगे, इसके बाद ज़रब करेंगे, इसके बाद पाई, इसके बाद फिर इसको ज़रब करेंगे रेडियस के साथ। और लेकिन हम ये किस चीज़ के ज़रिए करेंगे, यहाँ पर सर्कल के अंदर। सर्कल इक्वल टू आगे हमें यहाँ पर उसको जो सर्कल को मैंने यहाँ पर ये जो फार्मूला असाइन किया है, क्योंकि हमें जो सर्कल का रेडियस है ये कितना है, सर्कल कितना बड़ा है, इसकी वैल्यू मालूम करने के लिए हम ये फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। 2 हमने क्यों इस्तेमाल किया, वहाँ पर आपने 2 देखा होगा, क्योंकि रेडियस को 2 बार हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया था। यहाँ पर इसकी बात कर रहा हूँ, कहाँ पर है ये वाला, ये इसकी बात मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, क्योंकि उसको यहाँ पर 2 बार मल्टीप्लाई किया था। इसके बाद हम यहाँ पर करेंगे STD, ये हमने स्टैंडर्ड लाइब्रेरी यहाँ पर इस्तेमाल की है, जो हम यहाँ पर लिख लेते यूजिंग नेम स्पेस STD। ये इसके लिए जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है, अगर आप इसको यूज़ नहीं करते तो फिर आपने यहाँ पर ये स्टैंडर्ड लाइब्रेरी इस तरह आपने करना होगा, सी आउट, इसके बाद एरिया ऑफ द सर्कल यहाँ पर देखें, और सर्कल को हम यहाँ पर लिखेंगे CIRCLE, सर्कल, क्योंकि यहाँ पर हमने सर्कल की वैल्यू यहाँ पर चाहिए हमको। इसके बाद हम यहाँ पर दोबारा सी आउट करेंगे, और इसके बाद यहाँ पर हम न्यू लाइन को यहाँ पर प्रिंट करने वाले हैं। तो आपने देखा यहाँ पर, इसके बाद हम यहाँ पर रिटर्न 0 करेंगे, और इसके बाद यहाँ पर मैं आपको एक बार फिर से समझाने की कोशिश करूँगा। तो आप यहाँ पर देखिए हमने हैश डिफाइन
कर दिया है ये हेडर फाइल। इसके बाद conio.h यहाँ पर हमने कुछ मैक्रोज, इसको मैक्रोज कहा जाता है, उसको यहाँ पर डिफाइन कर दिया है। कौन सी वाली? यहाँ पर पाई की वैल्यू। इसके लिए यहाँ पर आपको सेमीकोलन लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर ये मैक्रोज है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर हमने न्यू लाइन डिफाइन करने के लिए ये यहाँ पर लिख लिया है। यहाँ पर मेन एंट्री पॉइंट यानी यहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट होता है। हमने यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट किया है जिसका नाम है आर और इसका डेटा टाइप क्या है? डबल है। और यहाँ पर आर यानी रेडियस की यानी यह सर्कल की वैल्यू कितनी है? 5.0। यहाँ पर हमने डबल किया क्योंकि यहाँ पर हम इस सर्कल को डिफाइन करेंगे कि अगर सर्कल यहाँ पर नहीं होगी तो फिर हम यहाँ पर इसका काम नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हमने सर्कल के लिए एक वेरिएबल यहाँ पर क्रिएट कर दिया है जिसका नाम है सर्कल। और इस सर्कल को हमने यहाँ पर ये वाले फार्मूला के साथ लिख लिया है ताकि हमारे लिए जो सर्कल की वैल्यूज़ है यहाँ पर आ जाए। इसके बाद हमने यहाँ पर सी आउट किया, ये मैसेज हमारे सामने आएगा एरिया ऑफ द सर्कल, और इस सर्कल को हमने यहाँ पर लिख लिया है ताकि हमें ये सर्कल की जो आखिरी वैल्यू है, जो एरिया है, वो हमारे सामने शो हो जाए। उसके साथ साथ न्यू लाइन यहाँ पर ये वाला जो है ना हमारे सामने शो हो जाए। तो मैं यहाँ पर फाइल सेव कर देता हूँ। तो इसके बाद हम यहाँ पर उसको कंपाइल करेंगे। कंपाइल के बाद यहाँ पर क्या कह रहा है? यहाँ पर एरर आई है, मैक्रोज नेम must be identifier, ये नेम स्पेस मैक्रोज नेम पाई वाज नॉट डिक्लेयर इन द स्कोप। ओके, तो हमने यहाँ पर पाई को डिक्लेयर नहीं किया है तो हमने यहाँ पर पाई को डिक्लेयर करना होगा। इसके बाद मैं यहाँ पर कंट्रोल एस कर देता हूँ और इसके बाद मैं यहाँ पर इसको रन करने की कोशिश कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर मैं रन करूँगा और आप यहाँ पर देख सकते हो 31। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 31.4159। तो हम यहाँ पर जो हमारा बुक है उसमें यहाँ पर क्या वैल्यू है? 31.49। ये यहाँ पर ये वाली वैल्यू यहाँ पर 4159 यहाँ पर आ चुकी है। तो आप यहाँ पर देखें 31.4159 ये वाली यहाँ पर आ चुकी है। तो इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं थोड़ा सा आगे और नीचे यहाँ पर क्या लिखा है? द हैश डिफाइंड डायरेक्टिव। जो हैश डिफाइंड डायरेक्टिव इज नॉट अ C++ स्टेटमेंट। ये C++ का स्टेटमेंट नहीं है बट अ डायरेक्टिव फॉर प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। लेकिन ये एक तरह की डायरेक्टिव है प्री प्रोसेसर के लिए। देयरफॉर it assume the entire line is the directive। लेकिन ये assume करता है, सोचता है जो लाइन लिखा है ये एक तरह की डायरेक्टिव है and does not require a semicolon। लेकिन इसके लिए सेमीकोलन लिखने की ज़रूरत नहीं है एट द एंड, आखिर में।